हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कोर्स कोड BP203T, जो कि हमारे बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। इस वीडियो में जो हम मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेकर के आए हैं, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर बना हुआ है। यानी आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में हो, ये आपके काफ़ी काम आने वाला है। इसी तरीके का कुछ प्रश्न पत्र आपको एग्जाम में मिलने वाला है। एक और ज़रूरी बात कि इस प्रश्न पत्र में जो भी क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं, ये सभी प्रश्न विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में पिछले 2-3 सालों में पूछे जा चुके हैं। यानी ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में जाने से पहले कम से कम एक बार आपको इन सभी प्रश्नों को हल करके देख लेना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का नया एग्जामिनेशन पैटर्न है, उसमें आपको कोई भी पेपर 3 घंटे के लिए 3 घंटे के अंदर आपको हल करना होता है, जिसके लिए टोटल मार्क्स आपको 75 मिलते हैं। इसमें टोटल 3 सेक्शंस होते हैं और सभी सेक्शंस को आपको क्या करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है। जो हमारा सेक्शन ए होता है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होता है। कुछ जगहों पे यहाँ पे आपको ऑप्शनल पेपर्स भी मिल सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स इत्यादि जैसे चीज़ें भी मिल सकती हैं। और ये टोटल 20 मार्क्स का होता है, जिसमें जनरली 10 प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों को आपको हल करना है। इसमें किसी प्रकार का कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, यानी 10 प्रश्न मिलेंगे, 10 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं और सभी प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो सेक्शन ए में है वो है डिफाइन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फ्री एनर्जी एंड रिडॉक्स पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम सभी जानते हैं, इसे ETS के नाम से भी हम जानते हैं, और ये सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान होता है और फोटोसिंथेसिस के दौरान भी पाया जाता है। एक्चुअली अगर हम इसको देखें, इस पूरे चेन की जो बात हम कर रहे होते हैं, वहाँ हमें 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं, जो कि ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन को थ्रू अ मेम्ब्रेन विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, और जिसकी वजह से रिडॉक्स रिएक्शन होती है और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है वो क्रिएट होता है, और सिंपली हम कहें तो ATPs का प्रोडक्शन करने में ये काम में आता है। इस पूरे प्रोसेस को अगर हम एक और टर्मिनोलॉजी दें तो हम कह सकते हैं कि इसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया आपका ETC। तो किस तरीके से ही आप इसका आंसर कर सकते हैं। दूसरा हमारा फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी को ही हम लोग गिब्स एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। अगर गिब्स फ्री एनर्जी आ रहा है तो भी सेम चीज़ आप समझ रहे हैं। ये वो एनर्जी है जो किसी सिस्टम के अंदर, किसी चीज़ के अंदर, किसी बायोकेमिकल प्रोसेस के अंदर या कहीं पर भी पाई जाती है, जो पहले से ही उपलब्ध होती है, और ये वो एनर्जी है जो कि किसी भी यूजफुल वर्क को उस सिस्टम के द्वारा कराने में मदद करती है। हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल डिफरेंट होती है। जो टोटल एनर्जी की हम बात करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन से, उससे अलग होता है। ये वो एनर्जी है जो पहले से अवेलेबल है टू परफॉर्म एनी यूजफुल वर्क। अब बात करते हैं हमारा तीसरा टर्मिनोलॉजी, दैट इज रिडॉक्स पोटेंशियल। तो रिडॉक्स पोटेंशियल बिल्कुल सिंपल सी एक टर्मिनोलॉजी है। ये एक मेजरमेंट है कि कितनी आसानी से कोई मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को या फिर लूज करता है इलेक्ट्रॉन को। कह सकते हैं आप कि कितनी आसानी से वो उसका रिडक्शन आप कर सकते हैं या फिर उसका आप ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। दैट इज नोन एज रिडॉक्स पोटेंशियल। हम इसको जनरली गिनते हैं या लिखते हैं वोल्ट्स के फॉर्म में, और कैपिटल V से इसको हम लोग प्रदर्शित भी करते हैं। और इसका सिंपल सा मतलब सिर्फ इतना, अगर हम लोग एग्जांपल दें कि अगर किसी भी सिस्टम का या किसी चीज़ का, किसी मॉलिक्यूल का अगर रिडॉक्स पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब ज़्यादा पॉजिटिव में है तो इसका मतलब को वो ज़्यादा आसानी से उसका रिडक्शन किया जा सकता है। निगेटिव में है तो इसका मतलब ज़्यादा आसानी से उसका ऑक्सीडेशन किया जा सकता है। दैट इज नोन एज रिडॉक्स पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द बायोलॉजिकल रोल ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आपका फॉस्फोलिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। न्यूक्लिक एसिड जो कि DNA RNA है, हम सभी को इनके काम मालूम है। जो इनका बायोलॉजिकल रोल है हमारे शरीर के अंदर, पहला तो रोल यही है कि ये जीन एक्सप्रेशन देते हैं। आपके माता पिता से गुण मिलते हैं, जो जिस अंग का, जिस चीज़ का जो काम है वो भी यही करवाते हैं। तो कहने का मतलब कि ये जीन एक्सप्रेशन देते हैं। दूसरा, जो सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट करने का काम भी हमारे न्यूक्लिक एसिड्स DNA RNA ही करते हैं। साथ ही साथ जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो हमारे माता पिता से हमें मिलती है, हमारी पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ चलती रहती हैं, या किसी पर्टिकुलर प्लांट, किसी पर्टिकुलर एनिमल में जो चीज़ें लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही है, जिसे आप बोलते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का स्टोरेज करना और उसका ट्रांसमिशन करने का काम भी कौन करता है? हमारे DNA RNA या फिर न्यूक्लिक एसिड्स करते हैं। बात करें फॉस्फोलिपिड्स की, तो फॉस्फोलिपिड जो है वो नाम से पता चल रहा है ऐसे लिपिड जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिल रहा है, और ये हमारे सेल मेम्ब्रेन में जनरली पाए जाते हैं। और सेल मेम्ब्रेन की जो परमिबिलिटी है या किसी भी मेम्ब्रेन की जो परमिबिलिटी है उसको रेगुलेशन करना इनका काम होता है। साथ ही साथ ये फैट को एब्जॉर्प्शन करने में, ETS हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मदद करने में, यानी कि क्या नाम है ATP के प्रोडक्शन में मदद करने में काम में आते हैं। साथ ही साथ ये एक्यूमुलेशन ऑफ फैट जो है, जो फैट इकट्ठा हो जा रहा है आपके लीवर सेल्स में, उनको भी रोकने का काम करती है। साथ ही साथ
कोलेस्ट्रॉल के जो रिमूवल है, कोलेस्ट्रॉल का जो ट्रांसपोर्ट है फ्रॉम द सेल्स, उसको भी करने में मदद करती है, यानी आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करने का काम करती है। सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है, ये हमने आपको अभी भी बताया। साथ ही साथ ये रिस्पायरेशन जैसी चीज़ों में भी आपकी मदद करती है, रिस्पायरेशन में भी हेल्प करती है। और साथ ही साथ कुछ अलग अलग चीज़ें जैसे कि पोस्टासाइक्लिन्स हैं, लाइपोप्रोटीन्स हैं, इन सब की सिंथेसिस में भी फॉस्फोलिपिड का, इनकी बायोसिंथेसिस में फॉस्फोलिपिड का बहुत सारा काम आता है। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं अगला जो है, हम तो सभी लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि सिंपल जो एक शुगर्स हम बोल सकते हैं इनको, या हम ग्लूकोज बोल सकते हैं, जो हमारे शरीर में जाने के बाद एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करती हैं, जिनकी वजह से एटीपी का प्रोडक्शन होता है और आपको एनर्जी प्राप्त होती है। तो आप इसका भी रोल यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एंडरगोनिक एक्सर्गोनिक रिएक्शंस, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। ये आप देख रहे हैं जो प्रश्न मैंने आपके लिए लेकर आए हैं, ये मैं करीब 17 पेपर्स को देखने के बाद इस पेपर को बनाया हूँ, और अपने पुराने 10-12 साल के जो हमारी एक्सपीरियंस है उसके साथ। तो आप देख रहे हैं कि जो प्रश्न है आपको एक ही मिलेगा, जनरली एक ही मिलता है। हम यहाँ पे 2 या 3 या 4 इसलिए डाल रहे हैं ताकि आपको ये पता चले कि ये सभी कुछ छूटे ना हमसे। इस प्रश्न पत्र को ही हम पढ़ के चले जाएं तो हमें कोई माइकलाल इंडिया में तो फेल ना कर सके। मेरी लैंग्वेज अगर आपको अच्छी लगे तो सॉरी, बट कोई फेल नहीं कर पाएगा अगर आप इस पूरे प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके जाएंगे। तो काफ़ी सारे प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा यही प्रश्न पत्र रहेगा, लेकिन काफ़ी सारे प्रश्न आपको जरूर पेपर में मिलेंगे। तो आइए देख लेते हैं। नाम से ही बता रहा है एंडरगोनिक मतलब ऐसी रिएक्शंस, ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शंस जहां पर आपको एनर्जी अंदर डालनी पड़ रही है, जो कि एग्जैक्टली ऐसी रिएक्शन है जो कि करने के लिए बाहर से सिस्टम को एनर्जी चाहिए होती है। एग्जाम्पल में हम या ये कह सकते हैं ऐसी रिएक्शंस हैं जहां पे आउटसाइड सोर्स से एनर्जी हमको मिल रही है। एग्जाम्पल में आप फोटोसिंथेसिस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो एक ऐसी रिएक्शन है जहां पर एनर्जी सनलाइट के रूप में हम बाहर से ले रहे होते हैं अल्टीमेटली, और फिर रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है जो है डिफरेंट क्या नाम है पार्ट ऑफ प्लांट में। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो इसका एग्जांपल हो सकता है। दूसरा हमारा एक्सर्गोनिक, तो नाम से ही बता रहा है कि ऐसी रिएक्शन जहां पर एनर्जी रिलीज हो रही होती है। कहने का मतलब इन तरीके की रिएक्शंस में रिएक्शन कंप्लीट होते वक्त या रिएक्शन होते वक्त आउटसाइड एनवायरनमेंट में एनर्जी जो है वो इस रिएक्शन के द्वारा दी जाती है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन, अगर बायोकेमिस्ट्री की बात करें, जहां पर हम जब भी सेलुलर रिस्पायरेशन करते हैं तो एनर्जी जो है वो प्रोडक्शन होती है, तो इसलिए वो एक्सर्गोनिक रिएक्शन की एक एग्जांपल हो सकती है। बात करें इंथैल्पी की, तो इंथैल्पी जो है वो किसी भी सिस्टम की जो टोटल इंटरनल एनर्जी है प्लस उसका जो प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम, जो भी उसका वॉल्यूम है, जो भी उस पर प्रेशर लग रहा है, उसका एक गुणांक निकालना है आपको, और उसका जो इंटरनल एनर्जी है उन दोनों को जोड़ देना है, तो वो क्या कहलाएगी? एंथैल्पी। हम ये कह सकते हैं कि ये टोटल किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में जो दो इसके स्टेजेस हैं जहां पे वो कुछ कर नहीं रही या कुछ हो रहा है, मतलब वो शांत पड़ी है और रिएक्शन हो रही है, इन दोनों के बीच में जो टोटल एनर्जी चेंज हो रहा है, दैट टोटल एनर्जी चेंज इज नोन एज एंथैल्पी। एंट्रोपी की बात करें तो ये काफ़ी सिंपल सी एक चीज़ है। हमने कहा था फ्री एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी सिस्टम में किसी भी पर्टिकुलर काम को या यूजफुल वर्क को करने के लिए चाहिए होती है, और एंथैल्पी इसका जस्ट अपोजिट है। किसी भी यूजफुल काम को करने के लिए जो एनर्जी अवेलेबल नहीं है सिस्टम के पास, दैट इज नोन एज एंथैल्पी। ये इट इज एन मेजर ऑफ द अमाउंट जो कि अनअवेलेबल है किसी भी काम को करने के लिए किसी सिस्टम के पास, दैट इज नोन एज एंट्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what do you understand by the term transamination, allosteric inhibition and genetic code? तो ये भी 3 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो जो सबसे पहला हमारा टर्म है ट्रांसएमिनेशन, तो नाम से ही पता चला है कि ये ट्रांसफर ऑफ एमीन ग्रुप, हम इसको ऐसे देख सकते हैं। एक्चुअली में एक ऐसी रिएक्शन होती है जहां पर कोई अमीनो ग्रुप जो है वो ट्रांसफर होता है कीटो एसिड, जो कीटो एसिड अवेलेबल है। कीटो एसिड कौन से एसिड होते हैं? जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के पास कीटोन ग्रुप यानी कि कार्बोनिल ग्रुप भी लगा हो, यानी एसिड ग्रुप भी है और कार्बोनिल ग्रुप भी है, उन्हें क्या बोलेंगे? कीटो एसिड। कीटो एसिड के पास अगर अमीनो ग्रुप ट्रांसफर करिएगा तो नए अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है, दैट इज नोन एज ट्रांसएमिनेशन। हम कह सकते हैं कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ डीएमिनेशन ऑल्सो। नेक्स्ट दूसरा हमारा एलोस्टेरिक इनहिबिशन। एलोस्टेरिक इनहिबिशन यानी किसी भी एंजाइम की बात हो रही है। एंजाइम जो होते हैं अपना वर्क करते हैं जहां पर रिसेप्टर आकर के एंजाइम से बाइंड करता है और एक्शन शो होता है। रिसेप्टर नहीं, सबस्ट्रेट आकर के एंजाइम जो है वो बाइंड करने की जगह बनती है, जहां पर जाकर के सबस्ट्रेट बाइंड करता है एंजाइम पर और एंजाइम अपना एक्शन जो है वो शो कराता है। लेकिन
इसका इनहिबिशन भी कई बार होता है। तो जो इनहिबिशन है वो एलोस्टेरिक तब कहलाता है जब कोई ऐसी चीज़ या ऐसा कंपाउंड या ऐसा मॉलिक्यूल जो है वो हमारे एंजाइम पे जाकर के अटैच होता है अदर देन द साइट जहां पर सबस्ट्रेट को जुड़ना है। मान लेते हैं कि ये हमारा एक एंजाइम है और इस जगह पर सबस्ट्रेट को जुड़ने की जगह बनी हुई है, तो हमारा जो एलोस्टेरिक जो इनहिबिशन है वो कहाँ आएगा, ऐसी जगह पे आके जुड़ेगा, जिसकी वजह से इसका जो पोजीशन है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो उसमें बदलाव आएगा और सबस्ट्रेट का जुड़ना इससे रुक जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक इनहिबिशन। नेक्स्ट टर्म इज जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड जो है हम कह सकते हैं कि ये सेट ऑफ कह सकते हो 3 लेटर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि न्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा बना होता है, जिन्हें हम कोडॉन्स के नाम से भी जानते हैं, और ये एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के करस्पॉन्डेंस होते हैं या फिर स्टॉप सिग्नल के जैसे होते हैं। एक्चुअली ये कुछ कोड्स हैं जो कि 3 लेटर्स में लिखे हुए न्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा, और ये हमारे बॉडीज के अंदर पाए जाते हैं टू कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन, जो कि डीएनए के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हमने कहा कि न्यूक्लिक एसिड के पास जो है वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो किस फॉर्म में होती है, वो जेनेटिक कोड के फॉर्म में होती है, और एक डीएनए से दूसरी जगह पे इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो जो किए जाते हैं या भेजे जो जाते हैं वो भी जेनेटिक कोड के रूप में दिए जाते हैं, जो कि सेट ऑफ 3 लेटर्स होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट इज डिफाइन म्यूटारोटेशन, फॉस्फोराइलेसिस, एल्बिनिज्म एंड फिनाइल कीटोनूरिया। तो म्यूटारोटेशन जो है वो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया था, उस पर मैंने एक पूरा वीडियो डाला था फार्माशॉर्ट्स करके, जहाँ पे हमने आपको एग्जांपल लिया था अल्फा डी ग्लूकोज का। अल्फा डी ग्लूकोज में जो रिंग्स स्ट्रक्चर बनते हैं, ग्लूकोज का जब रिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं तो जो पहला कार्बन है उस पर कायरलिटी आ जाती है, यानी वो कायरल कार्बन में कन्वर्ट होता है। पहले वो कायरल कार्बन नहीं होता, लेकिन जब हाइड्रोजन 5वें कार्बन से उसके तक पहुंचता है तो वो भी एक कायरल कार्बन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है साइक्लाइजेशन होने के बाद, और उसे हम लोग क्या नाम है जो कार्बन क्या नाम है बना कायरल कार्बन, उस पे OH ग्रुप और H की जो पोजीशनिंग है उसकी वजह से वो 2 रूप में पाया जाता है, एक अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी ग्लूकोज। लेकिन इन दोनों अलग अलग हो गए, इनको हम लोग अलग सेपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग इनको सिस्टम में रखते हैं या इस तरीके के ग्लूकोज या इस तरीके के मॉलिक्यूल को अगर हम एक सिस्टम में रखते हैं तो जो इनका स्पेसिफिक रोटेशन है, जो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, जो इनकी एक्सटेंट है उसका, वो एक्सटेंट में लगातार बदलाव होने लगता है और एक समय पे आने के बाद वो इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं, रुक जाते हैं। यानी कि एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में लगातार बदलता है, जिसकी वजह से स्पेसिफिक रोटेशन में भी बदलाव होता है और एक कुछ समय के बाद जाकर के वो रुक जाता है। तो उसी प्रोसेस को हम पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, म्यूटारोटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज फॉस्फोराइलेसिस। फॉस्फोराइलेसिस जो है वो एक सिंपल टर्म है, किसी भी रिएक्शन में जहां पर बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रही है और जो है फॉस्फेट ग्रुप की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो, वो टूटे या एनर्जी का प्रोडक्शन हो, जैसे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, एटीपी जो है वो एडीपी में कन्वर्ट हो रही है किसी रिएक्शन में, और एनर्जी के रूप में वो फॉस्फेट बंध को क्या कर रही है, उस रिएक्शन में प्रोवाइड करा रही है, जिसकी वजह से रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड हो रही है। ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोग्लोराइलेसिस। मतलब फॉस्फोट ग्रुप का होना और लाइसिस मतलब उसकी प्रेजेंस में तोड़ना। नेक्स्ट इज एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म एक रेयर जेनेटिक कंडीशन है या एक रेयर जेनेटिक कंडीशन वाली डिसीज है, जो कि सिंपल कुछ ऐसे सर्टेन जीन्स होते हैं जिसमें क्या नाम है आपका, उसकी मेटाबॉलिज्म हो जाए, उसमें म्यूटेशंस हो जाए, जिसकी वजह से जो मेलोनिन है, मेलोनिन एक प्रकार का एंजाइम है, एक प्रकार का कंपाउंड है जो कि हमारे शरीर में आता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का जो कलर है अलग अलग जगह का अलग अलग भिन्न होता है। आप भी देखते हैं अगर जो आपके शरीर का अंग जो है वो सूरज की तरफ ज़्यादा आता है या सूरज के कांटेक्ट में ज़्यादा आता है, उसका रंग थोड़ा गाढ़ा होता है, और जो सूरज से दूर होता है उसका रंग कम, ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ मिलेनिन। तो जो मिलेनिन है वो काफ़ी काम की चीज़ है, क्योंकि वो आपको कैंसर से बचाती है, मेटाबॉलिज्म को जो है वो स्किन इत्यादि में रेगुलेट करती है, तो काफ़ी काम की चीज़ होती है। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें मेलोनिन का जो क्या नाम है प्रोडक्शन है वो रुक जाता है ड्यू टू द सर्टेन जीन्स का म्यूटेशन। और ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति है उसका कलर जो है, स्किन का कलर, जो उसके बालों का कलर है, जो उसकी आंखों का कलर है, जो भौं का कलर है, ये सारे के सारे कलर जो होते हैं वो काफ़ी ब्राउनिश हो जाते हैं, मतलब सॉरी थोड़ा वाइटिश हो जाते हैं, ब्राउनिश नहीं वाइटिश होने लगते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ मूवीज़ होती हैं जिसमें हिंदुस्तानी ही लोग होते हैं, लेकिन उनको हम लोग मजाक में कई बार अंग्रेज के रूप में रखते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बालों का कलर बहुत ही ब्लैक नहीं होता, अलग कलर होता है, थोड़ा सा वाइटिश हो जाता है या ब्राउनिश हो जाता है, उनके स्किन का कलर भी काफ़ी ज़्यादा वाइट होता है। तो इस तरीके की बीमारी को ही एल्बिनिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट इज फिनाइल
कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसको आप लोग एक लाइन में लिखें तो क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर। और इसमें भी म्यूटेशन होता है जीन में, जिसकी वजह से हिपैटिक एंजाइम एक होता है आपका फिनाइल एनिलीन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एनिलीन हाइड्रोक्सिलेज का जो क्या नाम, म्यूटेशन होने की वजह से वो अपना काम जो है सही से नहीं कर पाता, या फिर वो नॉन फंक्शनल हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में फिनाइल एनिलीन जो आपकी अमीनो एसिड है, इसकी मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ने लगती है, और इस कंडीशन को ही हम लोग फिनाइल कीटोन्यूरिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ग्लूकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोनियोलाइसिस। देखिए ग्लाइकोजिनोलाइसिस। पहला तो हमारा ग्लूकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस जो है वो हम सभी को मालूम है कि सिंपल सी एक रिएक्शन होती है जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के, मतलब कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है, और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के बाद वो उसको कन्वर्ट करती है किसमें, ग्लाइकोजन में। दैट इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है। दूसरा है हमारा इसी का उल्टा, यानी कि जब आपके शरीर में ये कब होगा, जब आपके शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके हम लोग स्टोर करके रखते हैं ताकि बाद में जरूरत पड़े। और जब जरूरत पड़ेगी, जब आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, तो ये जो ग्लाइकोजन है इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, दैट इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी के अंदर लिखा हुआ है हाउ मेनी एटीपीज फॉर्म्ड इन ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए साइकिल। तो देखिए जो एटीपीज का प्रोडक्शन, अगर केवल एटीपी की बात करें, एग्जैक्टली एटीपी कितना बन रहा है, तो ग्लाइकोलिसिस में भी 2 बनता है और टीसीए साइकिल में भी 2 ही एटीपी बनती है। लेकिन अगर ओवरऑल एटीपीज की बात करें जो एनएडीपीएच के रूप में बन रही है, एफएडीएच के रूप में बन रही है, तो इस पूरे प्रोसेस में यानी ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल पूरा कंप्लीट जब ये हो जाता है तो हमें करीब 30 एटीपी जो है प्राप्त होती है। लेकिन सिंपल अगर एटीपी के बारे में कहा जा रहा है तो आप कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस में 2 और टीसीए साइकिल में भी हमें 2 ही एटीपी प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, दैट इज डिफाइन गाउट। गाउट जो है वो प्रॉब्लम है जो कि आप कह सकते हो कि सिंपल प्रोटीन आपके शरीर में ज़्यादा हो जाता है, इट विल बी ब्रेक डाउन, और उस प्रोटीन के टूटने की वजह से यूरिक एसिड का जनरेशन होता है। ये यूरिक एसिड जो है वो हमारे शरीर के जोड़ों में, जैसे कि आपके घुटने के जोड़ हैं, आपके हाथों के जोड़ हैं, आपके उंगलियों के जो बीच में जोड़ हैं, इन सभी जगहों पर जा करके इकट्ठा होता है, जिसकी वजह से पेन शुरू होता है, हाथों को मोड़ने में, पैरों को मोड़ने में दर्द होता है, चलने में कठिनाई आती है, और इस कंडीशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गाउट बोलते हैं। नेक्स्ट इज हाइपर बिलिरुबिमिया। इसको हाइपर बिलिरुबिमिया का मतलब होता है बिलिरुबिन का जो मात्रा है वो हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। बिलिरुबिन की जनरल मात्रा जो है वो 0.8, 0.9 या 1 के करीब होती है, लेकिन अगर ये उससे ज़्यादा हो जाए तो उसी को बिलिरुबिमिया बोलते हैं। इसमें होता क्या है, जनरली क्या है, आपकी जो ब्लड सेल्स है वो ज़्यादा तेजी से टूटने लगती हैं, या फिर लीवर का जो फंक्शनिंग है वो कम हो जा रहा है। इस कंडीशन में आपका जो आंखें हैं वो पीली हो जाती हैं, आपकी स्किन का कलर पीला हो जाता है, क्योंकि बिलिरुबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा आपके शरीर में बढ़ रही है। इसी कंडीशन को हम लोग जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस भी एक ऐसी बीमारी है जहां पर हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है, जो फैट्स हैं, ये जा करके आर्टरीज या जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं, आर्टरीज हैं, उसमें जा करके जमने लगता है। उसकी वजह से जो टोटल सरफेस एरिया है आर्टरीज का वो कम हो जाएगा, और उनके कम होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर इत्यादि बढ़ेगा और आपको हार्ट अटैक जैसी चीज़ें भी आ सकती हैं। दैट कंडीशन इज नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट इज कोएंजाइम। कोएंजाइम जो है कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारे जो सर्टेन एंजाइम्स हैं उनके एक्टिव साइट पे जाकर के बाइंड करते हैं और उनको मदद करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए। दैट इज नोन एज कोएंजाइम। जैसे विटामिन इत्यादि का एग्जांपल आप यहाँ पर ले सकते हैं। आइसो एंजाइम्स की बात करें तो आइसो एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चरल बदलाव हो जाता है। 2 एक जैसे एंजाइम्स, जैसे आइसोमर की बात हम लोग कर रहे थे, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे होगा, और उन दोनों का काम लगभग सेम होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो एंजाइम। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हो ग्लूकोकाइनेज का और हेक्सोकाइनेज का, ये दोनों जो हैं आइसो एंजाइम्स के रूप में दे सकते हैं। नेक्स्ट इज एलोस्टेरिक एंजाइम्स। एलोस्टेरिक एंजाइम जैसे एलोस्टेरिक इनहिबिशन बताया, कुछ वैसा ही है। ये एंजाइम्स वो हैं जहाँ पर एलोस्टेरिक साइट्स होती हैं, जो कि जब उस पर अटैचमेंट होता है तो सबस्ट्रेट के लिए वो एक्टिवेट हो जाते हैं और सबस्ट्रेट को अपने पास जोड़ने के काम में आते हैं। दैट इज नोन एज एलोस्टेरिक एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इन ब्रीफ ऑफ G6PD। ये डेफिशिएंसी, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। G6PD क्या है, तो हम इसको बोलेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। ये क्या होता है, ये एक आप कह सकते हो कि मॉलिक्यूल है जो कि हमारे शरीर के अंदर एंजाइम है जो कि पाया जाता है, और
अगर ये है, अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं है तो क्या होगा कि आपकी जो आरबीसीज हैं वो तेजी से टूटने लगती हैं और उनके टूटने की वजह से जो व्यक्ति है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और एनीमिया की तरफ जो है वो बढ़ने लगता है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है उसकी मात्रा जो है वो कम हो रही है। नेक्स्ट इज डीनोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड्स की डीनोवो सिंथेसिस की अगर बात करें तो फैटी एसिड को सिंथेसिस करने के लिए हमारे शरीर के अंदर 2 की एंजाइम्स होते हैं और वो 2 की एंजाइम्स हैं आपका, पहला है हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज और दूसरा हमारा फैटी एसिड सिंथेसिस। अब ये करते क्या है? जो एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेट है वो कार्बोक्सिलीकरण करता है एसिटाइल कोएंजाइम ए का टू मेलोनिन कोएंजाइम ए, उसमें कन्वर्ट करता है उसको। और ये मेलोनिन कोएंजाइम ए जो है वो फैटी एसिड सिंथेसिस की प्रेजेंस में, जो दूसरा एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है लॉन्ग चेन फैटी एसिड में। तो दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि 2 नंबर में लिखना है, आप डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ NADPH, ATP, TPP, UDP, UTP, NADPH और PRPP। आइए तो एक एक करके इन सब का फुल फॉर्म देखते हैं। सबसे पहले हमारा NADH, निकोटिनामाइड, N का मतलब निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, दैट इज नोन एज निकोटिनामाइड एडेनिन NADH। और जो ये एक तरीके का कोएंजाइम है, अभी हम लोग कोएंजाइम देख रहे थे, उसमें एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, और ये एनर्जी जनरेशन, ATP जनरेशन इत्यादि में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट इज ATP तो हम सभी को मालूम है, इसका फुल फॉर्म होता है एडनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडनोसिन यहाँ पर आपका न्यूक्लियोटाइड है जिसके ऊपर 3 जो है वो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो जुड़े हुए हैं, उसी को हम लोग एडनोसिन ट्राईफॉस्फेट बोलते हैं। और ये हमारे शरीर के अंदर सेलुलर रिस्पायरेशन इत्यादि से बनता है और डिफरेंट बायोलॉजिकल रिएक्शंस में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट इज TPP जो है वो T मतलब थायामीन पायरोफॉस्फेट। थायमीन पायरोफॉस्फेट को थायमीन डाइफॉस्फेट के नाम से भी जानते हैं। ये एंजाइम होता है हमारे शरीर के अंदर थायामीन डाइफॉस्फोकाइनेज, उसके द्वारा बनता है और ये एक कोफैक्टर के रूप में काम करता है इन द डिफरेंट बायोलॉजिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट इज UDP जो है वो यूरिडीन डाइफॉस्फेट होता है, ये भी काफ़ी सारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस में काम में आता है। नेक्स्ट इज UTP जो है वो ये डाइफॉस्फेट है, तो ये क्या होगा? ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा, यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। ये भी एनर्जी प्रोवाइड करने में या फॉस्फोराइलेशन कराने के काम में, फॉस्फोलाइटिक जो रिएक्शंस हैं उसको कराने के काम में आता है। नेक्स्ट इज NADPH जो है वो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन है और ये भी एक कोफैक्टर के रूप में काम करता है एनाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर। लास्ट है हमारा PRPP में आप कह सकते हो कि P मतलब होता है फॉस्फोराइबोसिल, R मतलब राइबोसिल डाइफॉस्फेट या पायरोफॉस्फेट भी इसको बोल सकते हैं। ये एक इंटरमीडिएट है या आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है सेलुलर मेटाबॉलिज्म में। और PRPP सिंथेटेज नाम के जो एंजाइम है उसके द्वारा इसकी सिंथेसिस होती है और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनाने के काम में आता है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स में इसका रोल है। नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। में हमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं जहां पे हमें डिटेल में आंसर करना होता है। टोटल इस सेक्शन में हमें 3 क्वेश्चंस मिलते हैं, उन तीनों में से कोई भी 2 जो हमें अच्छे से आता है उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। उन दोनों के लिए हमें 10 मार्क्स ईच क्वेश्चन मिलता है, यानी 20 मार्क्स का ये सेक्शन बी भी होता है। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है वो है हमारा व्हाट आर एंजाइम्स, मेंशन देयर IUB क्लासिफिकेशन। IUB मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, क्या क्लासिफिकेशन उसके हिसाब से। राइट इन डिटेल ऑन द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन एंड आल्सो गिव इट्स रेगुलेशन। तो ये जो प्रश्न है सारे, अभी तो इस पे हम लोग काम कर ही रहे हैं, अब जल्दी अपलोड कर देंगे। बाकी जो प्रश्न अब आ रहे हैं इनके आंसर मैं नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ डिटेल में आंसर लिखना नहीं है। और ये जो आंसर्स हैं वो आप जो प्ले लिस्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इनके आंसर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट बट इसको याद रखिएगा। राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, TCA साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसे ETC भी बोलते हैं, इसकी मैकेनिज्म, यूरिया साइकिल एंड इट्स डिसऑर्डर एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इन सभी को आपको एग्जाम से पहले तैयार करके जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब वेरियस स्टेप्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, कमेंट्स ऑन इट्स इनहिबिटर्स। या फिर डिस्क्राइब वेरियस स्टेप्स ऑफ डी नोवो सिंथेसिस ऑफ या नोवेल सिंथेसिस ऑफ पाल्मेटिक एसिड एंड आपका ये एंड में गैप हो गया एंड पैरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स। तो इनके बारे में भी आप लिख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बार ये पूछा गया है।
नेक्स्ट इज सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमें ब्रीफ में क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं, जितना पूछा जा रहा है उतना ही लिखना होता है, यानी आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इन्हें कह सकते हैं। इस सेक्शन में हमें टोटल जो है काफ़ी क्वेश्चंस मिलते हैं, 7 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें से हम कोई भी 5 प्रश्न कर सकते हैं, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। तो 5 नंबर के 7 क्वेश्चन कर सकते हैं, या 7 नंबर के 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम जो दे रहे हैं 7 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जिनमें से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, और प्रत्येक के लिए आपको 7 नंबर मिलेगा, यानी कि 35 मार्क्स का ये सेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द सिग्निफिकेंस साइकिल एंड एनर्जेटिक्स, यानी कितने एटीपीज इत्यादि बन रहे हैं या कितने यूज हो रहे हैं ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे, एचएमपी संत, या फिर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू बाइल एसिड्स एंड इट्स रोल, और write the biosynthesis of ketone bodies and their utilization. Next question, describe the biological significance and biosynthesis of catecholamines. catecholamines जो होते हैं जैसे कि आपका एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन है, डोपामीन है, उनकी सिंथेसिस किस प्रकार से हो रही है, और जो एड्रेनलिन है उनका बायोसिंथेसिस उनका यूज इत्यादि भी पूछा जा सकता है, प्लस बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन के ऊपर भी आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमेलियन जीनोम, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड व्हाट इज द सेमी कंजर्वेटिव मेथड फॉर द मेमेलियन जीनोम। नेक्स्ट इज डिस्कस द बायोलॉजिकल, या फिर एक प्रश्न और डाल सकते हैं आप, डिस्कस द बायोकेमिकल कॉजेज ऑफ जॉन्डिस एंड हाइपर कोलेस्टेरोमिया। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस इन डिटेल, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए, जो आपको सही लगे वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी एंड डिस्क्राइब इट्स बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस रोल एज हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, या फिर डिस्कस इन डिटेल अबाउट द डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। तो दीज आर द क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप देख रहे हैं मैं और लगा करके इन क्वेश्चंस को डाला हूँ जानबूझ करके, क्योंकि मैंने पहले भी कहा अगर सिर्फ आप यही पेपर अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो आप फेल होने की तो कोई बात ही नहीं है, अच्छे मार्क्स भी आने हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। इस पेपर में जो भी प्रश्न मैंने डाले हैं वो पिछले मैंने देखा कि 17-18 क्वेश्चन पेपर्स देखने के बाद इसको बनाया गया है। तो मेरी ये मेहनत आपके काम तभी आएगी जब आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से हल करेंगे। इनका जो आंसर है वो आपको नीचे जो हमने प्लेलिस्ट दे रखी है, जो कि एमपी सर बनाए हैं, मैंने भी कुछ क्वेश्चंस कुछ टॉपिक्स उस पर बनाए थे बायोकेमिस्ट्री में, बट एमपी सर उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। तो जो प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल रहा है उसको आप ओपन करिएगा, वहां पर इन सभी प्रश्नों के बढ़िया से आंसर आपको मिलेंगे। उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, उनको सॉल्व कर लीजिए, उनको समझ लीजिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके और कोई प्रश्न हैं और कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमें उनका इंतजार रहता है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए कि दादा हमारे सौरभ गांगुली आपसे क्या कह रहे हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने B Farm D Farm का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।